नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स के वीकली करंट अफेयर्स में। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मार्च महीने का भाग 4, जिसमें हम 24 मार्च से 31 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इसी सप्ताह प्रदान किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका जन्म जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। साहित्यिक लेखन में लगभग 50 वर्षों से सक्रिय हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह और बच्चों के लिए कहानियाँ, ये सारी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। जिसमें कविता संग्रह लगभग जय हिंद, वो आदमी चला गया, नया गर्म कोट पहनकर, आकाश धरती को खटकता है, कविता से लंबी कविता। दोस्तों, लगभग जय हिंद जो है इनकी पहली साहित्यिक रचना है। लगभग जय हिंद ये कविता संग्रह है। दोस्तों, इनके उपन्यास, जो प्रमुख उपन्यास हैं उनको हम देख लेते हैं। तो नौकर की कमीज बहुत ही पॉपुलर है। खिलेगा तो देखेंगे, ये इनकी उपन्यास है, नॉवेल जिसको बोलते हैं हम। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका जो है एक, ये भी एक उपन्यास है। कुछ कहानियां हैं, पीठ पर कमरा महाविद्यालय, जो कि प्रमुख कहानियां हैं। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दी जाती है, जिसकी स्थापना जो है 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में, 1944 में इस संस्थान की स्थापना हुई, 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और पहली बार ये पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम भाषा के एक लेखक हैं। तो जी शंकर कुरूप जी को मिला था 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा में साहित्य रचना के लिए। और अगर पहली महिला विजेता की बात करें तो पहली महिला विजेता थी आशापूर्णा देवी जी। फर्स्ट वुमेन विनर जो रही हैं इस पुरस्कार की, वो हैं आशापूर्णा जी। किस भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए। आशापूर्णा देवी, भाषा कौन सी? बांग्ला, बांग्ला भाषा। किस वर्ष? 1976 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पिछले वीक हमने डिस्कस किया था साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। आप पिछले वीक का वीडियो देख सकते हैं। हम जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालेंगे उसमें आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों, कुछ रिसेंट विजेताओं को हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जैसे विनोद कुमार शुक्ल इस बार जो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता रहे हैं, वो 59th यानी कि 59वें नंबर के विजेता रहे हैं। इससे पहले 2023 में गुलजार जी उर्दू के लिए और रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए 2023 में कंबाइंड रूप से 58वें नंबर के विजेता रहे थे, गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी। और इस तरह से देखेंगे कि अमिताभ घोष 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए विजेता रहे हैं और 2017 में हिंदी भाषा के लिए कृष्णा सोबती। तो 2017 के बाद दोबारा 2024 में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है। या तो ये हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है विश्व टीबी दिवस। तो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, हर साल 24 मार्च। आइए जान लेते हैं 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 24 मार्च को ही, 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने
रॉबर्ट कोच, आप सबने सुना होगा रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच जो है टीबी के बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी खोज 1882 में 24 मार्च को रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। यह खोज टीबी के निदान और उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसलिए 24 मार्च को हम लोग विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारी टीबी को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक अवसर है। दोस्तों, WHO और संयुक्त राष्ट्र ने इंड टीबी स्ट्रेटेजी के तहत 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए टीकाकरण, शीघ्र निदान, प्रभावी उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। 2025 में इस दिवस का जो थीम रहा है वह है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। हाँ, हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। संकल्प, निवेश और क्रियान्वयन। दोस्तों, जो क्षय रोग होता है यह मुख्य रूप से आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, और भी अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन जो मेन अंग है जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो फेफड़ा है। आपके फेफड़े हैं जो उनको प्रभावित करता है, और यह जो है हवा के माध्यम से फैल जाता है। हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है टीबी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है चीन स्थित हरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2025 हरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरे और दुनिया में 17वें नंबर पर हैं, जो कि 2024 में 10वें स्थान पर थे। इस बार वे थोड़ा पीछे हो गए हैं और 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, अगर विश्व भर में बात करें तो एलोन मस्क, जो कि स्पेसएक्स, टेस्ला, इनके फाउंडर हैं, और 420 अमेरिकी बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। एलन मस्क। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, जो कि कुछ टाइम पहले पहले स्थान पर थे। अमेजन के जो CEO हैं जेफ बेजोस, वो दूसरे स्थान पर हैं। और मार्क जुकरबर्ग जो है तीसरे बिलियनर हैं, जो कि मेटा प्लेटफॉर्म के यानी कि फेसबुक के फाउंडर हैं। ये तीसरे स्थान पर है। तीनों लोग अमेरिका के हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में 5 सबसे अमीर लोगों की बात करें तो बिलियनर लोगों की बात करें तो मुकेश अंबानी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले स्थान पर हैं 100 बिलियन डॉलर के साथ। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और परिवार जो है 97 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे हैं रोशनी नादर एंड फैमिली, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संबंधित 40 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दिलीप सांघवी एंड फैमिली चौथे स्थान पर हैं। अजीम प्रेम जी एंड फैमिली 5वें स्थान पर हैं। अगर दोस्तों हम देशों के हिसाब से अरबपतियों को देखें तो सबसे ज़्यादा अरबपति जो हैं अमेरिका में हैं, 870 अरबपति। उसके बाद आता है चीन का नंबर 823 अरबपति। फिर तीसरे नंबर पे है भारत। भारत में अरबपतियों की संख्या है 284, और पिछले साल से 13 अधिक है इस बार। अगला हम देख लेते हैं। अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, और अमेरिका की सिएटल शहर में यह महोत्सव शुरू किया गया है। यह 3 दिवसीय आयोजन म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में हो रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेक्स फ्रेडमैन के साथ हुए पॉडकास्ट के अंश दिखाकर की गई। भारत की अवधारणा पर उनकी दृष्टि को दर्शाया गया। महोत्सव में महाकुंभ प्रयागराज पर एक लघु वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ सिनेमा के इतिहास पर एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। दोस्तों, अगला है कालियट्टम फेस्टिवल। कालियट्टम फेस्टिवल जो है वो आपका केरल में कन्नूर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव है, जो थेम नृत्य से जुड़ा हुआ है। यह उत्सव केरल के उत्तरी भाग, विशेषकर कन्नूर और कासरगोड जिले में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। थेम कलाकार आकर्षक वेशभूषा, विस्तृत मुख सज्जा और भव्य मुकुट पहनते हैं, जिससे वे दैवीय रूप धारण करते हैं। चीणा वाद्य, मंत्रोच्चार और पारंपरिक संगीत इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होते हैं।
यह उत्सव मुख्य रूप से अक्टूबर से मई के बीच मनाया जाता है, जबकि इसकी विशेष भव्यता दिसंबर से अप्रैल के दौरान देखी जाती है। कन्नूर के प्रमुख स्थान जहाँ थेपम प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं उनमें परसिन्नी, कंडो मुथप्पन मंदिर, कोटियूर मंदिर और अन्य स्थानीय मंदिर तथा काबू यानी कि पवित्र उपवन शामिल हैं। दोस्तों, इसके पीछे का जो कहानी है या त्यौहार कब मनाया जाता है ये हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो हेयम कंदार केलकन, जो एक धनुर्धर किसान की कथा पर आधारित देवता हैं, कन्नूर के एट्टीकुलम स्थित कारगिल वयनाट्टू कुलवन देवस्थानम में आयोजित कलियाट्टम उत्सव के दौरान धधकती जलती हुई लपटों के बीच 1 घंटे तक चलने वाले अनुष्ठानिक उन्माद में उतरते हैं। मान्यता है कि यह किसान खेती के लिए भूमि तैयार करने हेतु वनस्पतियों को जलाकर बड़े भूभाग को साफ कर रहा था, लेकिन वह स्वयं उन लपटों में फंस गया। जब उसने मध्य में खड़े एकमात्र वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया तो उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी एक अन्य थेयम वायनट्टू कुलवन, जो वहां से गुजर रहा था, उसकी सहायता के लिए आया और उसे राख से पुनर्जीवित कर दिया। तो ऐसी मान्यता है और ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि अभी आप सभी को पता होगा कि म्यांमार में हाल ही में भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है, जानमाल की हानि हुई है और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार की सहायता के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। भारत ने राहत सामग्री, खोज और बचाव दल और चिकित्सा सहायता भेजी है। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भूकंप प्रभावित म्यांमार को राहत भेजी। पहला विमान जो है यांगून पहुंचा, हिंडन से रवाना हुआ। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में स्थित, आप सभी को पता है एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है हिंडन एयरबेस, यूपी गाजियाबाद में स्थित है। यहाँ से यांगून भेजा गया और वहाँ भारतीय राजदूत ने सामग्री प्राप्त की। 2 विमान खोज और बचाव दल व उपकरणों के साथ नायपीता भेजे गए। नायपीता जो है वहाँ की राजधानी है म्यांमार की। दोस्तों, अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और राजनेता थे। इनका जन्म जो है 23 मार्च 1910 अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो शिक्षा थी कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। उसके बाद हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन यानी कि जर्मनी से पीएचडी की। प्रमुख योगदान रहा इनका भारत भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। जाति, लिंग और आर्थिक समानता के पक्षधर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ सप्त क्रांति आंदोलन चलाया। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी। शस्त्रों का नाश हो नामक प्रसिद्ध लेख इन्होंने लिखा था। इनके नारे और विचार हैं सोशलिस्टों का लक्ष्य समाजवाद, हिंदी नहीं राजभाषा हिंदुस्तानी हो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये इनके प्रमुख नारे और विचार हैं। डॉक्टर लोहिया ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर न्यास इंटेक की वार्षिक आम बैठक 22 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इस बैठक में अध्यक्ष और संचालन परिषद के सदस्यों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के बाद श्री अशोक सिंह ठाकुर को अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? अशोक सिंह ठाकुर को। ये जो संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, धरोहरों का संरक्षण, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरुद्धार, सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना, वित्तीय और तकनीक सहायता प्रदान करना। इंटेक चार्टर 2024 में अपनाया गया था, जो भारत में धरोहर संरक्षण के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। इस चार्टर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि यह भौतिक, अमूर्त, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के सभी पहलुओं को कवर कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट है जॉर्ज फोरमैन, जो कि 1974 में रंबल इन द जंगल मुकाबले में मोहम्मद अली का सामना किए थे लेकिन हार गए थे और फिर 1994 में 45 वर्ष की उम्र में फिर से विश्व चैंपियन बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। तो जॉर्ज फोरमैन एक बहुत ही महान मुक्केबाज थे। इनकी इनकी मृत्यु हो गई है। इनका जन्म टेक्सास में हुआ था। मेक्सिको ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। दोस्तों, नेक्स्ट है मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025। यह एक टेनिस चैंपियनशिप होता है। तो इस बार जो पुरुष एकल में है याकूब मेंसिक चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। उन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। 19 वर्षीय याकूब मेंसिक ने अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता है। महिला एकल की बात करें तो आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, इनका नाम आप पहले भी सुन रखे होंगे,
इन्होंने जेसिका पेलुंगा को हराकर यह खिताब जीता है। वर्ल्ड नंबर 1 सवालेंका ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोई भी सेट नहीं गंवाया और अपना 8वां WTA 1000 खिताब हासिल किया। तो याकूब मेंसिक को हम याद रखेंगे। मियामी ओपन चैंपियनशिप में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025। दोस्तों, भारत की कुश्ती टीम ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। यह चैंपियनशिप जो है 25 से 30 मार्च तक अम्मान यानी कि जॉर्डन में आयोजित की गई। जो भारत के प्रमुख पदक विजेता रहे हैं उनको देख लेते हैं। मनीषा भानवाला ने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में ओके जे किम को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता और 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। फाइनल में वह कजाकिस्तान के पहलवान से हार गए। मनीष ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता। सुमित ने फ्री स्टाइल रेसलिंग 79 यानी कि 79 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। अंशुल कुमारी ने आपकी महिला फ्री स्टाइल 59 kg में रजत पदक जीता। रितिका हुड्डा ने फ्री स्टाइल रेसलिंग 76 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। ये रहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का ओवरव्यू, जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। एक मात्र स्वर्ण जीता है मनीष भानवाला ने। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा निधि तिवारी। निधि तिवारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो तिवारी जो है नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अवर सचिव थी, जहां उन्होंने विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा सुरक्षा मामलों और राजस्थान राज्य से जुड़े विषयों को संभाला था। ये बनारस की रहने वाली हैं। 2014 से प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट रही है बनारस। दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। यह निर्णय किस उद्देश्य से लिया गया है? किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए, घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, या ऊपर के सभी? तो ये सारे पॉइंट सही हैं, यानी कि सपोर्ट फार्मर, टू कंट्रोल डोमेस्टिक प्राइसेस, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियों और मोबाइल फोन निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कदम घरेलू निर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करेगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना इस आयात शुल्क को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत कैच द रेन अभियान शुरू किया? तो इसको हम पिछले वीक में डिस्कस किए थे। तो इसका आंसर होगा जल शक्ति अभियान, ऑप्शन सी। पिछले वीक के करंट अफेयर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडसइंड बैंक ने हाल ही में किस प्रकार की लेखा विसंगतियों का खुलासा किया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है? तो दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने आंतरिक डेरिवेटिव्स ट्रेड्स से संबंधित लेखा विसंगतियों का खुलासा किया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की सॉल्वेंसी पर कोई खतरा न होने की आश्वासन दिया है, लेकिन यह घटना बैंकिंग क्षेत्र में शासन संबंधी जोखिमों को उजागर करती है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, आंतरिक डेरिवेटिव्स
ट्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए परसेंटेज इंक्रीज इन एमपीज सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस। व्हाट इज द परसेंटेज? तो केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन में 24% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2023 से, मतलब इनको पिछला भी पे किया जाएगा। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। कितने परसेंट का हुआ है वृद्धि? 24% का। दोस्तों 2018 में जो है, जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उस टाइम पे इनका जो वेतन था वो 50,000 था पर मंथ, और इसके साथ भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, कई सारे अलाउंसेस होते हैं, और अचानक से 2018 में इनको का 1 लाख हो गया था। और उसके बाद एक मैकेनिज्म आई, उसके तहत जो है हर 5 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है इनकी सैलरी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। 2023 में इनके 5 साल पूरे हो गए, और इन 5 सालों में राजनेताओं की सैलरी में 24% की वृद्धि कर दी गई ऑटोमेटिक रूप से। तो 2018 में इन्होंने अब सीधा सीधा 100% का पहले बढ़ोतरी कर ली, उसके बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे अपनी सैलरी। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी किस हिसाब से बढ़ी है और राजनेताओं की सैलरी किस हिसाब से बढ़ रही है। उसमें जो डिस्पैरिटीज हैं, असमानताएं हैं, उसको मैंने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? Recently, the Government of India celebrated the 5th anniversary of National Technical Textile Mission (NTTM). What is the objective of this mission? तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र में तकनीक वस्त्रों का विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों का विकास, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्रों में तकनीक वस्त्रों का विकास। तो ये सारे ऑप्शन, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन का उद्देश्य भारत में तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान, विकास, उत्पादन और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता को बढ़ाई जा सके। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड ए सीनियर सिटीजन्स कमीशन इन विच स्टेट? तो दोस्तों केरल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग वृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दों पर काम करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो ऑप्शन ए सही है, केरल, केरला। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस दिन को एपिलेप्सी के लिए पर्पल डे के रूप में मनाया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑब्जर्व्ड व्हिच डे इज पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी? तो दोस्तों एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। तो 26 मार्च को एपिलेप्सी के लिए पर्पल डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एपिलेप्सी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे प्रभावित व्यक्तियों के समर्थन में समुदाय को एकजुट करना है। राष्ट्रीय मिर्गी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में जो है पर्पल डे के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (जीएमएस) की मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट घटकों को समाप्त करने की घोषणा की है। यह परिवर्तन कब से प्रभावी होगा? तो दोस्तों भारत सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट घटकों को 15 अप्रैल 2025 से समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे सोने की बचत को अधिक आकर्षक बनाने और निवेशकों को सरल विकल्प प्रदान करने का
उद्देश्य है। तो यह परिवर्तन कब से प्रभावी होगा? जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को समाप्त करने की घोषणा की है, यह परिवर्तन प्रभावी होगा आपका 15 अप्रैल से। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और तंजानिया में संयुक्त रूप से एकू नामक पहला भारतीय अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एकू अभ्यास का उद्देश्य भारत और अफ्रीका देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल और आपसी समझ में सुधार हो सके। तो ऑप्शन डी सही होगा आपका, इन्हेंसमेंट ऑफ नेवल कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने हाल ही में किस राज्य के लिए कृषि वित्तीय योजना की घोषणा की है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल प्लान फॉर विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य में कृषि क्षेत्रों को वित्तीय सहायता और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसानों को उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो जो पिछले वीक के करंट अफेयर्स देखे होंगे उन्हें पता होगा कि इसका आंसर ये सही है, गुजरात में। तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की स्थापना गुजरात में इसकी घोषणा की गई है। यह केंद्र पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है और भारत के हरित ऊर्जा मिशन के हिस्से के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्र विज्ञान और मत्स्य पालन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडिया रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मरीन साइंस एंड फिशरीज इन विच कंट्री? तो ये है आपका मालदीव्स। ऑप्शन सी सही होगा, मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत कार्य शुरू किया? तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो है देश म्यांमार। अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत ही तेज भूकंप आया और जान माल की हानि हुई है। ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन के तहत भारत ने मदद भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत, बी है ई स्वास्थ्य मिशन, ई हेल्थ मिशन, सी है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो भारत सरकार ने ई स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, ई स्वास्थ्य मिशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने किस योजना के तहत खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजित की, जिसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अंडर विच स्कीम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 2025 वेयर हरियाणा स्कोर्ड द टॉप पोजीशन? तो ऑप्शन ए है खेलो इंडिया, बी है राष्ट्रीय खेल विकास योजना, सी है मिशन ओलंपिक, डी है स्पोर्ट फॉर ऑल। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए, खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा ने 104 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें 34 गोल्ड थे, 39 रजत थे और आपके 31 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने किस योजना के तहत 2025 तक 50 लाख घरों के लिए सस्ती आवास योजना शुरू की है? अंडर विच स्कीम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फॉर 50 लाख होम्स बाई 2025?
तो प्रधानमंत्री आवास योजना ऑप्शन ए है, बी है स्मार्ट सिटी योजना, सी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना। तो ये सही होगा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ऑप्शन ए सही है आपका। यह योजना शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इन विच स्टेट? तो भारत सरकार ने गुजरात राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र आईटीसी स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना है। तो ऑप्शन ए सही है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में हॉलीवुड स्टाइल फिल्म निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हॉलीवुड स्टाइल फिल्म प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट? तो ऑप्शन ए सही है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर होते हैं और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मंथली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में 4 भागों में इस पूरे मंथ को हमने पढ़ा है। अब हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे मंथली करंट अफेयर्स में। तो बने रहिए ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू।